Good morning, students. Welcome to the third lecture of your physics chapter number 4, moving charges and magnetism. Today we'll first start with deriving a relationship between epsilon naught and mu naught. We have already seen this epsilon naught and mu naught in two equations, two relationships in the last class. One is Coulomb's law and the other is Biot-Savart's law. ओके तो कूलम्ब्स लॉ में पहले तो हम बताते हैं कि ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है. एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. फ्री स्पेस का मतलब वैक्यूम. ओके है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, है ना. और म्यू नॉट क्या है? दिस इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हाउ मच दिस मीडियम इज अलाउिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड टू पेनेट्रेट थ्रू इट, है ना. इलेक्ट्रिक फील्ड को पेनेट्रेट करने के लिए जो कितना अलाउ कर रहा है उसको एप्सिलॉन नॉट बोलेंगे. और इस पे जब मैग्नेटिक फील्ड को कितना अलाउ कर रहा है परमिएट करने के लिए अपने थ्रू, इसको हम क्या बोलेंगे? म्यू नॉट, परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस. ओके, अभी हमने इसका रिलेशनशिप भी पढ़ा था और इसकी वैल्यू भी निकाली थी. जैसे कि इसकी वैल्यू अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है तो वो है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, है ना. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, है ना. ये वैल्यू आ गई. उसी तरीके से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये क्या है? 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर न्यूटन पर एम्पियर, सॉरी, टेस्ला मीटर पर एम्पियर. तो यहाँ में अगर मुझे रिलेशनशिप निकालना है एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट की वैल्यू क्या है, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है? यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1/4 पाई इंटू 9 × 10⁹ एप्सिलॉन नॉट इधर में ले गया तो ये हो गया. ओके 9. म्यू नॉट की वैल्यू क्या है? 4 पाई इंटू 10⁻⁷. ओके, तो ये 4 पाई और ये 4 पाई कैंसिल आउट हो गया. ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो गई 1/, ये 7 नीचे आके इसमें ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻16. ओके, 9 × 10⁻16. अब ये वैल्यू मिल गई मुझे. ये वैल्यू बहुत ख़ास है ना. स्पीड ऑफ लाइट, जिसको हम c से डिनोट करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ओके, स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ये उसका स्क्वायर है, ये स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर है. ओके, अगर इसको मैं स्क्वायर करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, है ना. c² इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर. तो 3 का स्क्वायर 3 × 3 = 9 और ये 8 × 2 = 10⁻16 मीटर स्क्वायर प्लस सेकेंड स्क्वायर. ओके, तो मैं यहाँ पे c² को पुट कर सकता हूँ, यानी कि एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट इज इक्वल टू 1/c², या फिर c² इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, या फिर c इज इक्वल टू 1/√एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट. ओके, ये अभी हमने इसका रिलेशनशिप देखा. इसका जो यूज़ है हम आगे जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ेंगे तब इसको हम और ज़्यादा अच्छे से समझेंगे. सो दिस इज़ बेसिकली बिकॉज इस चैप्टर में इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये आ गया, you should understand what is the relationship between
permittivity of free space, permeability of free space and the speed of light. Okay, now we'll go to the next topic. Next topic जैसे कि last time बोला था, we'll try to find out magnetic field created due to a long straight current carrying conductor. Now let's try to derive a relationship between the magnetic field and the long current carrying conductor. Suppose एक हम पहले तो उसको draw करते हैं कि suppose is a current carrying straight conductor, straight current carrying conductor. इसको मैं नाम देता हूँ x y. Okay, there is a current carrying conductor x y. The direction of current क्या है? From x to y. Direction of current क्या है? From x to y. Okay, now there is a point, say in the right hand side there is a point, I'll say P. Okay, and I have to find the magnetic field created at point P because of this straight conductor. Okay, x y. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक स्मॉल करंट एलिमेंट लेते हैं. ओके, so this is a small current element dl. okay, अब dl से dl को मैं यहाँ पे at point o ले लेता हूँ. यहाँ पे o, its position vector, the point P's position vector with respect to dl is say r. okay, its position vector is r and it is making an angle of suppose थीटा. ओके ओके, अब एक काम करते हैं कि इसका एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं P से. ओके, दिस इज अ परपेंडिकुलर एट P और इसको मैं नाम देता हूँ Q एंड दिस टोटल डिस्टेंस इज आई विल से L. ये टोटल डिस्टेंस क्या है? L है. ओके, इसमें ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है. तो मैं इसको बोलता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ एंगल इज फाई. ओके, फाई. सो ऑलमोस्ट द कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीट नाउ. ओके, आर. अच्छा, इसको भी ये यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो इस डिस्टेंस को मैं बोलता हूँ A. ओके, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस of point P with respect to the straight current carrying conductor, इसको हम क्या बोलते हैं? A बोलते हैं. and this is what we have tried to understand. तो वो according to Biot-Savart's law, Biot-Savart's law मैं यहाँ पे लिख देता हूँ dB is equal to mu naught upon 4 pi I dl sin theta upon r square. ये Biot-Savart's law है, I dl sin theta upon r square. तो यहाँ पे because of this small current carrying element dl, अभी एक जो small magnetic field create हुआ है वो कितना है? dB is equal to mu naught upon 4 pi I dl sin theta upon r square. अब मुझे इस पूरे कंडक्टर एक्स वाई के कारण में यहाँ पे क्या मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है उसको निकालना है. तो मैं क्या करूँगा? इसको इंटीग्रेट करूँगा. लेकिन इंटीग्रेट करने से पहले हम कुछ चीज़ें और जान लेते हैं. ओके, इंटीग्रेट करने का मतलब क्या है कि इस टोटल लेंथ के कारण यहाँ पे क्या मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है. तो एक काम करता हूँ, मैं पहले इस टोटल लेंथ को भी हम जोड़ देते हैं. ओके, ठीक है. तो ये जो फाई है, अगर ये फाई है, इट इज़ मेकिंग एन एंगल फाई फ्रॉम हियर डी एल. तो ये क्या करेगा? यहाँ पे मैं इस डायरेक्शन में हम नीचे आ रहे हैं तो इसको मैं अगर फाई को मैंने पॉजिटिव लिया है, सपोज यहाँ पे इस डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव लिया है, तो इस डायरेक्शन को भी मैं बोल देता हूँ ये दिस इज़ फाई टू एंड
यहीं से आप मेजर कर रहे हैं, अब उल्टे डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, है ना। ये φ1 है, ओके, लेकिन इसको हम जब अपने इंटीग्रेशन में लाएंगे तो इसको नेगेटिव φ1 लिखेंगे, क्योंकि हम यहाँ से अब ऐसे इस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, है ना। नीचे हमने एक कन्वेंशन ले लिया, नीचे अगर इससे यहाँ से नीचे मेजर कर रहे हैं तो पॉजिटिव, और इससे ऊपर मेजर कर रहे हैं तो नेगेटिव। ओके, उससे पहले हम देखते हैं कि इन ट्राइंगल, लेट अस सी दिस ट्राइंगल OPQ। ओके, लेट अस सी दिस ट्राइंगल इन ट्राइंगल OPQ। ओके, इस ट्राइंगल में अगर देखते हैं तो हम ये देखेंगे कि थीटा प्लस फाई प्लस ये तो 90 डिग्री है, इज इक्वल टू सम ऑफ द ट्राइंगल कितना होता है 180 डिग्री है। इसका मतलब है थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, या फिर मैं थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस फाई। ओके, थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस फाई। अब मुझे यहाँ चाहिए साइन थीटा, क्या चाहिए, साइन थीटा। तो अगर मैं साइन थीटा बोलूँगा तो ये साइन 90 माइनस फाई। ओके, तो एक रिलेशन निकल गया, साइन 90 माइनस फाई विल बी कॉस फाई। तो यहाँ रिलेशन निकल गया साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस फाई, है ना। ये निकल गया हमको साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस फाई। ओके, अब इसी ट्राइंगल में आप देखेंगे दिस इज L एंड दिस इज A। ओके, दिस इज L एंड दिस इज A, मुझे L चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर ये फाई है तो L चाहिए मुझे फाई के रिस्पेक्ट में, तो मैं क्या करूँगा, दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर। ओके, तो L बाई A इज इक्वल टू 10 फाई, है ना। मैं ये यहाँ पे लिख सकता हूँ L बाई A इज इक्वल टू 10 फाई। ओके, L बाई A इज इक्वल टू 10 फाई, तो L इज इक्वल टू A 10 फाई। ओके, L इज इक्वल टू A 10 फाई। अब मुझे इस इक्वेशन में DL चाहिए, क्या चाहिए, DL। तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ, दोनों साइड को डिफरेंशिएट कर देता हूँ, और A इज़ अ कांस्टेंट, तो DL विल बी A 10 फाई का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर फाई, तो सेक स्क्वायर फाई। ओके, ये एक हो गया, ये 2 हो गया। ओके, अब इसी ट्राइंगल में हम एक और रिलेशन देखेंगे कि A बाई R, A बाई R, है ना, दिस डिस्टेंस बाय दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू A बाई R इज कॉस फाई। ये क्या है, कॉस फाई है। ओके, तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ, यहाँ पे मुझे पुट करना है R, तो R विल बी A अपॉन कॉस फाई, R विल बी A अपॉन कॉस फाई। R क्या हुआ, R विल बी A अपॉन कॉस फाई, 1 अपॉन कॉस फाई विल बी सेक फाई इक्वल टू A सेक फाई। ओके, ये तीसरा रिलेशन। ओके, अब इन सब वैल्यू को मुझे यहाँ पे पुट करना है। ओके, तो मैं अगर वहाँ पे लिखूँ अगेन dB विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ओके, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I DL। DL क्या है, DL है A सेक स्क्वायर फाई, तो यहाँ पे A सेक स्क्वायर फाई, I DL सेक स्क्वायर फाई। साइन थीटा क्या है, कॉस फाई, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉस फाई अपॉन आर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर सेक स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। ओके,
अब इसमें कुछ चीज़ें कट रही हैं, जैसे ये sec square phi कट गया, a कट गया। तो अब मुझे मिला फाइनली dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन a cos phi dB क्या बोला मुझे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई a cos phi। ठीक है, अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू 5, मुझे अब इसको इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू 5। ओके, इंटीग्रेशन कहाँ करें, यहाँ पे करते हैं इंटीग्रेशन, मैं यहाँ पे करता हूँ। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, हम यहाँ पे दोनों साइड को इंटीग्रेट करते हैं। तो ये dB क्या हो जाएगा, b इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई a cos phi d phi। अब इंटीग्रेट करना है तो मुझे कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, देखिए ये पूरा, अगर मेरे को ये पूरा लेंथ लेना है तो ये पूरा जितना एंगल सबटेंड हो रहा है इस पॉइंट पे, है ना, इस उसको लेना है ना। यहाँ तो यहाँ पे ये phi1 से लेके phi2 तक, लेकिन phi1 का डायरेक्शन मैंने बताया था कि ये हमने यहाँ से जब मेजर किया तो ये उल्टा था, तो मैं इसको लिखूँगा माइनस phi1 टू phi2। ओके, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस phi1 टू phi2। अब इसमें आप देखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है ना। करंट फॉर दिस लेंथ, जब स्टेडी करंट फ्लो हो रहा है तो ये भी कांस्टेंट है ना। दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑल्सो इज अ कांस्टेंट फॉर दिस पॉइंट, इस है ना, इसको हम चेंज नहीं कर रहे तो ये कांस्टेंट है। तो ये सारी चीज़ कांस्टेंट है। वेरिएबल क्या है, cos phi है, तो हम इस सब चीज़ों को बाहर निकालते हैं और cos phi इंटीग्रेशन करते हैं cos phi का विथ रिस्पेक्ट टू phi। ओके, तो b इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई, सॉरी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई a इंटीग्रेशन ऑफ cos phi d phi। cos phi d phi का इंटीग्रेशन होता है sin phi। ओके, तो यहाँ पे ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई a sin phi ओके। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, है ना। तो इट विल बी साइन phi2 माइनस साइन ऑफ माइनस phi1। ओके, सो साइन ऑफ माइनस फाइव विल बी माइनस साइन फाइव, तो ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस। तो अल्टीमेटली हमको मिलेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई a साइन phi1 प्लस साइन phi2 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो फिर से एक बार करते हैं, b विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई a साइन phi1 प्लस साइन phi2 and this is the final relationship। ओके, यानी हमको अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है पॉइंट P विथ ड्यू टू दिस लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, तो उसका वैल्यू होगा ये। ओके, साइन phi1 प्लस साइन phi2 एंगल डिपेंडेंट है। ओके, नाउ वैल्यू तो निकल गई, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। डायरेक्शन अगेन हमने अभी
पिछले क्लास में पढ़ा था राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल। करंट का डायरेक्शन क्या है, ऊपर है, और कर्लिंग ऑफ हैंड जहाँ पे जिस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसमें क्या है, करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, कर्लिंग ऐसे हो रही है ना। तो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या होगा, इनवर्ड्स होगा, है ना। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इनवर्ड्स होगा। अगर ये पॉइंट इधर होता तो क्या होता, ये बाहर आउटवर्ड्स, है ना। तो यहाँ पे क्या होता, आउटवर्ड्स होता। तो इस पॉइंट में ये इनवर्ड्स है, इस पॉइंट में ये आउटवर्ड्स है। ओके, सो डायरेक्शन राइट हैंड स्क्रू रूल उससे पता चल जाएगा। ठीक, अब इसमें कुछ स्पेशल केसेस आते हैं, स्पेशल केसेस को भी हम देख लेते हैं, है ना। स्पेशल केसेस के लिए मुझे यहाँ पे इसको फिर से रीड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, रीड्रॉ कैसे करेंगे। Now the case, special case one is that the conductor, the length of the conductor is infinite on both the directions. Okay, the length of the conductor is infinite in both the directions, and there's a point P, यहाँ observation point P है। इससे यहाँ पे बिकॉज ऑफ दिस इनफाइनाइट लेंथ ऑफ कंडक्टर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या बन रहा है ये हमको पता करना है। तो हमको सबसे पहले क्या पता करना है, व्हाट इज़ द एंगल मेड बाय दिस इनफाइनाइट लाइन। तो हमको φ1 और φ2 की वैल्यू, तो अगर यहाँ पे अगर ये सपोज यहाँ पे एंड हो जाता तो ये हमारा φ1 होता, लेकिन ये यहाँ एंड नहीं हो रहा है। जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं तो व्हाट इज़ हैपनिंग विद द एंगल, अगर पास में होता तो ये छोटा एंगल सबटेंड होता, φ1 छोटा होता, पास में होता तो ये φ1 छोटा होता। अब जैसे जैसे दूर जा रहे हैं तो ये φ1 बढ़ता जा रहा है, φ1 बढ़ता जा रहा है, फिर बढ़ता जा रहा है, फिर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब इनफाइनाइट लेंथ में है अगर, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ φ1, इनफाइनाइट लेंथ में है तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ φ1, है ना। ये तो कहीं पे इंटरसेक्ट, वैसे तो इनफाइनाइट में बाय थ्योरी कहीं पे इंटरसेक्ट करेंगे नहीं, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि बाय थ्योरी इट विल इंटरसेक्ट एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे इंटरसेक्ट करेगा तो ये एंगल कहाँ तक बढ़ सकता है, हाँ, तब ये यहाँ पे ये हो सकता है कि दिस विल एंगल विल बी 90 डिग्री, या दोनों लाइन पैरेलल होंगे। तो यहाँ पे जो φ1 की वैल्यू है इट इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। ना सेम इज़ ट्रू फॉर द वैल्यू ऑफ φ2। इस एंड के लिए भी अगर हम देखेंगे तो φ2 की वैल्यू भी कितनी होगी, 90 डिग्री होगी। तो φ1 की वैल्यू 90 डिग्री, φ2 की वैल्यू 90 डिग्री, है ना। तो हमको ये, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट का इस A। तो केस 1 में व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ B, इट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई A साइन 90 प्लस साइन 90, साइन 90 प्लस साइन 90 होता है, साइन 90 होता है 1, तो ये 1 प्लस 1 हो गया 2। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I बाई A, है ना। ये 2 इंटू आई बाई ए। आप इससे इसको कैंसिल कर भी सकते हैं, लेकिन हमको क्या है, सहूलियत ये होता है जब ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है तो हम इसकी वैल्यू रख देते हैं 10⁻⁷, तो ये इजी हो जाता है। तो यहाँ पे B की वैल्यू हो गई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I बाई A व्हेन द कंडक्टर इज इनफाइनाइटली लॉन्ग। ये कंडक्टर इनफाइनाइटली लॉन्ग है। अब दूसरा केस इसमें क्या होता है कि एक साइड से तो इनफाइनाइटली लॉन्ग है, लेकिन दूसरे साइड के परपेंडिकुलर डिस्टेंस में ये पॉइंट है ना। एक साइड से ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है, जैसे कि φ1 इज इक्वल टू 90 डिग्री है, लेकिन दूसरे साइड से दूसरे कंडक्टर के एंड में, यानी कंडक्टर यहाँ से स्टार्ट हुआ और इधर से इनफाइनाइट चला गया, और मुझे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है विच इज़ परपेंडिकुलर टू दिस। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं केस 2 में, तो φ1 इज़ 90 डिग्री बट φ2 इज इक्वल टू 0 डिग्री। φ2 क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो उस केस में केस 2 अगर हम लेते हैं तो क्या होगा ना, यहाँ पे B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई A, है ना। साइन φ1 क्या है, साइन 90 प्लस साइन φ2 साइन 0, साइन 0 0 हो गया, साइन 90 1 हो गया। तो यहाँ पे B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन
4 पाई आई बाई ए। तो अगर इसको दोनों को कंपेयर करूं तो अगर दोनों साइड से इन्फिनिटली लॉन्ग है तो ये 2i बाई ए है, और एक साइड से इन्फिनिटली लॉन्ग है तो i बाई ए है। तो दिस मीन्स दिस इज हाफ ऑफ दैट वैल्यू, है ना। इसका मैग्नेटिक फील्ड उसका हाफ हो गया। अगर दोनों साइड से इन्फिनाइट होते तो जो वैल्यू होता उसका हाफ हो गया, जब एक साइड से इन्फिनाइट है और एक के एंड में है ये, एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए। ओके, सो ये रिलेशन था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज अ स्ट्रेट वायर कैरीज अ करंट ऑफ 3 एम्पियर। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द वायर। फिर से सुनिए, अ स्ट्रेट वायर कैरीज अ करंट ऑफ 3 एम्पियर्स। Calculate the magnitude of magnetic field at the point 10 centimeter away from the wire. So there is a straight wire and it carries a current of 3 ampere. Now we have to calculate magnetic field at a point say P which is 10 centimeter from the wire. अब इसमें थोड़ी सी एम्बिग्यूटी ये है कि सबसे पहले तो ये तो नहीं बताया कि इसकी लेंथ क्या है, स्ट्रेट वायर की लेंथ क्या है, तो हमको लेंथ नहीं मालूम। ओके, और उसके बाद में हमको ये भी नहीं मालूम कि ये पॉइंट किस डायरेक्शन में है, लेफ्ट हैंड साइड में है कि राइट हैंड साइड में है, तो ये नहीं मालूम है। तो इस ऐसे क्वेश्चन में हमको सिंपली दो चीज़ें ले लेनी चाहिए। पहला एजम्पशन कि दिस इज़ एन इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर, है ना, तो इसको हम क्या ले लेंगे, इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर। सेकेंड, वी विल नॉट टेल द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इस केस में हम बता नहीं सकते, है ना। यही चीज़ अगर इधर होगा तो वैल्यू तो सेम रहेगी, बस डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर है तो उसका फॉर्मूला क्या था, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i बाई ए। ए इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ए यहाँ पे कितना है, 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 मीटर। ए कितना है, 0.1 मीटर। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हो गया 10⁻⁻⁷। यहाँ पे अगर मैं सीधे सीधे लगता हूँ 10⁻⁷ इंटू 2, करंट की वैल्यू है 3 एम्पियर अपॉन 0.1। ओके, तो ये हो गया 2 3 6 और इंटू 10⁻⁻8 -6 होगा, -6 टेस्ला। क्या होगा ये, टेस्ला। 6 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला। तो ये ऐसा अगर कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है तो अजम्पशन करिए कि दिस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर और किसी भी डायरेक्शन में, अगर इस डायरेक्शन में है तो अगर मैं इसको निकालना चाहूँ, करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस, है ना, तो मैं राइट हैंड रूल से अगर इसको करूँगा तो व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड हियर, डायरेक्शन इज गोइंग इनवर्ड्स है ये, है ना। इनवर्ड्स को कैसे दिखाते हैं, ऐसा। अगर यही पॉइंट इधर पे होता तो क्या होता, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड इट इज़ कमिंग आउटवर्ड्स। ओके, तो ये बोर्ड से बाहर आ रहा है तो ये होगा आउटवर्ड्स। ओके, सो लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So the next question is, using Biot-Savart's law, obtain an expression for the magnetic field at the center of a coil bent in the form of a square of side 2a carrying current I. Okay, हमको Biot-Savart's लॉ यूज़ करके यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। एक स्क्वायर है ऑफ साइड 2a, उसके सेंटर में हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है एंड देयर इज़ अ करंट फ्लोइंग इन दिस कॉइल, स्क्वायर कॉइल। द वैल्यू ऑफ करंट इज आई। अभी हम मान लेते हैं कि द करंट इज फ्लोइंग इन अ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। करंट कैसा फ्लो हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शंस कर लेते हैं हम। पहले हम सपोज कंसिडर करते हैं BC को, है ना। हम क्या करेंगे, पहले इस स्ट्रेट कंडक्टर के कारण क्या यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है,
फिर BC के कारण, फिर CD के कारण, फिर AD के कारण, फिर AB के कारण, इन सबको देखते हैं और देखते हैं कि डायरेक्शन भी देखते हैं। अगर डायरेक्शन सबका सेम है तो ऐड हो जाएगा, और डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो वो माइनस हो जाएगा। तो सपोज़ मैं पहले डायरेक्शन की बात करें, है ना, मैं पहले डायरेक्शन देखता हूँ। करंट यहाँ पे ऐसा फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, और ऑब्जर्वेशन पॉइंट अंदर है, तो हम इसको निकालते हैं तो ऐसे ये बाहर। तो इस BC के कारण में डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज आउटसाइड, तो मैं यहाँ पे आउटसाइड कर देता हूँ। ठीक है, ये करंट है, राइट हैंड स्क्रू रूल के कारण में ये मैंने घुमाया और ये बाहर आ रहा है। सिमिलरली CD के कारण में, CD करंट ऐसा फ्लो हो रहा है और ये मैंने ये घुमाया, तो इसके कारण भी ये आउटसाइड है। ओके, तो आउटसाइड है ना। अब यहाँ पे AD इस डायरेक्शन में D से A करंट फ्लो हो रहा है, और ये मेरा कर्ल ऑफ द पाम इस पॉइंट में आएगा, तो ये भी अगेन इट इज आउटसाइड। अब यहाँ पे करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस, और दिस माय कर्ल ऑफ द पाम इज अगेन कमिंग आउटसाइड। तो यहाँ चारों वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है इट इज आउटसाइड। ओके, तो सारे इंडिविजुअल मैग्नेटिक फील्ड्स ऐड हो जाएंगे। अब क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। तो सपोज मैं BC के लिए सबसे पहले करता हूँ, मैं इस पॉइंट को एंड ऑफ द वायर जोड़ देता हूँ, तो मुझे ये एंगल चाहिए। ओके, नाउ ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, और ये एंगल भी 90 डिग्री है, और यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ यहाँ पे, तो ये एंगल भी 90 डिग्री है। दिस इज़ 90 डिग्री, है ना। तो ये क्या होगा? ये 90 डिग्री का बाइसेक्टर, यानी ये हो जाएगा 45, तो ये भी 45, सिमिलरली ये भी 45। तो मुझे φ1 और φ2 की वैल्यू मिल गई। φ1 की वैल्यू भी 45 डिग्री है, φ2 की वैल्यू भी 45 डिग्री है। ये लेंथ है 2a, दिस लेंथ इज 2a। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कितना है? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है a, तो मुझे ये इसकी वैल्यू भी मिल गई a। ओके, नाउ यूजिंग बायो-सैवर्ट्स लॉ फॉर दिस सेगमेंट, है ना, BC के लिए, तो मैग्नेटिक फील्ड B विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन A, और यहाँ पे साइन φ1 प्लस साइन φ2। ओके, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई A साइन φ1 प्लस साइन φ2। ओके, तो ये BC इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई A, ये हो गया साइन 45, और ये भी साइन 45। साइन 45 होता है 1/√2 प्लस 1/√2, तो 2√2। ओके, तो ये यहाँ पे हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I बाई A√2। ओके, 2I बाई A√2। अब BCD भी वैल्यू में सेम रहेगा। ओके, दैट विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I अपॉन A√2 से that will be equal to B DA equal to B AB, यानी अगर हम सबको ऐड कर दें that will be 4 times this, तो टोटल B will be 4 multiplied by म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन A√2। ओके, तो 4 को 4 से कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पे √2 मल्टीप्लाई कर दें तो 2√2। कैसे किया जाए? या सीधे सीधे म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, म्यू नॉट अपॉन पाई
√2I/A, μ0/π √2I/A, μ0/π √2I/A. This is the answer. Okay, μ0/π √2I/A, this is the answer. तो सिमिलर फैशन में और हम आगे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू on the axis of a circular current loop, and also the magnetic field due to at the center of a circular loop. ये दोनों चीज़ों को हम देखेंगे. थैंक यू.